Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about cardiovascular disease mitral valve stenosis. प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था. इस वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 डिस्कस करूंगी. पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में हम इसका डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज ब्रेथलेसनेस. पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी ड्यू टू दी क्रॉनिक पल्मोनरी वीनस कंजेशन. ब्रेथलेसनेस क्यों होती है पेशेंट को? क्योंकि उसका जो पल्मोनरी वीनस जो है बैकफ्लो होगा, मींस पेशेंट को रिगर्जिटेशन होगी ड्यू टू दी मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस. स्टेनोसिस नैरोइंग के कारण क्या होगा कि जो बैकफ्लो होगा पेशेंट का, उसके साथ क्या होगा कि जो फ्लूइड होता है, ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर बैक चल जाएगा. किस में चले जाएगा? लंग्स में. लंग्स क्या देता है? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. अगर उसमें फ्लूइड की अकेमुलेशन हो जाएगी मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा. उसका जो रेस्पिरेटर रेट होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, उसको एक्सर्शन होगी, मीन्स उसकी बॉडी पर प्रेशर हो सकता है इस कंडीशन में. सेकेंड वन इज फटीग. फटीग क्यों होगी पेशेंट को? क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है लो हो जाएगी. मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के कारण क्या होगा कि प्रॉपरली ब्लड जो है पूरी बॉडी में जर्नलाइज नहीं होगा, टिश्यूज को, मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा, तो उसके साथ क्या होगा कि हार्ट जो है अपना प्रॉपरली पंप नहीं करेगा, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगी. तो उसके कारण क्या होगा कि पेशेंट फटीग फील करेगा, क्योंकि पेशेंट को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही. उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट वीकनेस और फटीग फील करेगा. नेक्स्ट थर्ड वन इज एडिमा और असाइटिस. पेशेंट को एडिमा हो सकता है, मीन्स स्वेलिंग हो सकती है, और असाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. असाइटिस मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है. फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्यों होगा और एडिमा क्यों होगा? क्योंकि राइट साइड जो है हार्ट की वो फेल हो जाएगी. अगर पेशेंट की राइट साइड फेल हो जाएगी हार्ट की, तो उसके साथ पेशेंट को असाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है और एडिमा की. नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन. पाल्पिटेशन क्यों होगा? व्हाट इज पाल्पिटेशन? पाल्पिटेशन मीन्स रैपिड और इरेगुलर हार्ट रेट. मीन्स पल्स का जो लेवल होता है, पल्स की जो रिदम होती है वो इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज होगी मीन्स नोटिसेबल होगी, पेशेंट उसको फील कर सकता है. काफ़ी इंक्रीज हार्ट जो है वो पंप करेगा, तो उसके साथ पेशेंट को पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज हेमोपेटाइसिस. व्हाट इज हेमोपेटाइसिस? हेमोपेटाइसिस मीन ब्लड इन स्पूटम ड्यू टू दी पल्मोनरी कंजेशन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण क्या होगा? पेशेंट को ब्लड आएगा इन दी स्पूटम. नेक्स्ट इज कफ. कफ क्यों होगी? ड्यू टू दी पल्मोनरी कंजेशन. पल्मोनरी कंजेशन के साथ पेशेंट को कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है ड्यू टू दी पल्मोनरी हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में क्या है कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है. नेक्स्ट इज थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यू टू दी स्ट्रोक. पेशेंट को अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो स्ट्रोक में पेशेंट जा सकता है. नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलाइजेशन. व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलाइजेशन? इसमें क्या होगा कि जो हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर हो जाएगी, और रैपिड मीन्स पेशेंट को जो हार्ट रेट है वो नोटिसेबल हो सकती है. अगर हम पेशेंट को अस्कल्टेट करते हैं, पेशेंट की हार्ट साउंड को अस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ, उसके साथ क्या होगा कि जो फर्स्ट हार्ट रेट होती है, पेशेंट की फर्स्ट साउंड होती है वो लाउड होगी. मिड डायस्टोलिक मर्मर, उसमें क्या होगा कि मर्मर साउंड होगी, मीन्स उसकी जो पिच होगी वो लो होगी. लास्ट वन इज पल्मोनरी एडिमा. पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मीन्स स्वेलिंग हो सकती है पेशेंट के. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन. इसमें हम सबसे पहले ईसीजी करेंगे. ईसीजी होती है फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है इन दी हार्ट डिसीजेस में. अंडर दिस पी मिट्रेल और एट्रियल फिब्रिलाइजेशन. व्हाट इज पी मिट्रेल? पी मिट्रेल इज डीपोलराइजेशन ऑफ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर बोथ विजिबल इन पी वेव्स. इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. ये होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल.
इस कंडीशन में क्या होता है कि मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में हम क्यों ईसीजी करते हैं, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई। हाइपरट्रॉफी क्यों होगी, इसका साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पेशेंट को मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो रही है कि इसके जो वॉल्स होते हैं मिट्रल वॉल वो नैरो हो जाएंगे। नैरो के कारण क्या होगा कि वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे, तो इसमें लिटरली जो ब्लड है वो रिगर्जिटेट कर सकता है इन द लंग्स। लंग्स के बाद ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये प्रॉपरली ये फिर बैक फ्लो इसका हो जाएगा। बैक फ्लो हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल होता है, जो सेकंड चैम्बर होता है, उसमें क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट की प्रॉपरली ईसीजी करेंगे। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। इसमें पेशेंट के प्रॉपरली चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट का जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें क्या हो सकती है, एनलार्जमेंट हो सकती है, उसका साइज इंक्रीज कर सकता है। साइन ऑफ पल्मोनरी वीनस कंजेशंस, इसमें हम देख सकते हैं प्रॉपरली चेस्ट एक्सरे में कि जो पल्मोनरी वीनस कंजेशन तो नहीं हुआ, उसका साइन को चेक करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे प्रॉपरली करेंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एज इको। इको में हम देखेंगे कि कप्स की थिकनेस कितनी हुई है, वाल्व का एरिया कितना रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस द रेट ऑफ डायस्टोलिक फीलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, उसका जो एरिया हम ड्यूरिंग डायस्टोलिक हम उसका जो एरिया है वो देखेंगे कितना रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है वो बैक फ्लो हो सकता है, जो ब्लड का फ्लो रिगर्जिटेशन हो सकती है, तो सारा बर्डन किस पर पड़ेगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पड़ेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसका जो एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, ऊपर वाले चैम्बर का एरिया इंक्रीज कर जाएगा, तो लोअर का क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड है वो बैक फ्लो हो सकता है ड्यू टू दी मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की जो मिट्रल वॉल्स होते हैं प्रॉपरली अपनी फंक्शनिंग नहीं कर रहे, पूरी तरह से वो बंद नहीं हो रहे। इसके कारण क्या होगा, रिगर्जिटेशन के कारण जो अबव वाला एरिया होता है, अबव वाला चैम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम, उसमें क्या हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगी। तो एनलार्जमेंट को चेक करने के लिए हम पेशेंट की प्रॉपरली इको करते हैं। नेक्स्ट इज डॉपलर कार्डियोग्राफी। डॉपलर कार्डियोग्राफी में हम देखेंगे कि पेशेंट की जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो कैसा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फंक्शन कैसा है। डॉपलर में मेन क्या होता है कि जितना भी कॉर्निया आर्टरी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को या नहीं, इसको हम चेक करने के लिए, हार्ट का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो चेक करने के लिए हार्ट में डॉपलर टेस्ट करते हैं, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हार्ट के फंक्शन कैसे हैं। इसमें हम कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के बारे में फाउंड आउट कर सकते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस तो नहीं हुई, जो मिट्रल वाल्स होती हैं वो पूरी तरह ओपन हो रही हैं, जहाँ उसकी नैरोइंग तो नहीं हुई, रिगर्जिटेशन तो नहीं हो रहा ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर चेक करने के लिए हम प्रॉपरली क्या करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन में क्या करते हैं कि फीमोरल के थ्रू एक कैथेटर होता है, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं फीमोरल के थ्रू, वो कॉर्नरी आर्टरी में एंटर करेगा, तो वहाँ से हमें प्रॉपरली हार्ट की सप्लाई को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिट्रल स्टेनोसिस हुई है, जो नैरोइंग हुई है वॉल्स की, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दी कार्डियक कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे जो एम्बोलिज्म बने हैं, मींस जो कॉर्नरी आर्टरी में एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम हुई है, उसके साथ नैरोइंग हुई है, उसको ठीक करने के लिए हम पेशेंट को एंटी कोएगुलेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हेपरिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, पेशेंट को रैपिड हार्ट रेट हुई है, नोटिसेबल हार्ट रेट, पाल्पिटेशन हो रही है, उसके साथ हम पेशेंट को डाइजॉक्सिन प्रोवाइड कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स डाइजॉक्सिन क्या करेंगे कि जो हार्ट की रिदम है उसको नॉर्मल कर सकते हैं, उसका जो इरेगुलर हुई है हार्ट रेट उसको नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पल्मोनरी कंजेशन। पर पेशेंट को अगर पल्मोनरी कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को डायूरेटिक्स थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। डायूरेटिक्स थेरेपी क्या करती है कि ये यूरिन की अमाउंट को इंक्रीज कर देगी। अगर यूरिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि जो बॉडी में रिटेंशन हुई है सोडियम की वो इंक्रीज, उसको डिक्रीज कर देंगे। अगर यूरिन की अमाउंट इंक्रीज है तो सोडियम की डिक्रीज हो जाएगी, तो उसके साथ जो पेशेंट को स्वेलिंग हो रही है, एंकल एडिमा हो रहा है, तो उसके साथ वो ठीक हो सकता है।
नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्सिस। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन हुई है एंडोकार्डाइटिस की उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मिट्रल वल्वोप्लास्टी। इसमें वल्वोप्लास्टी इसलिए करेंगे ताकि जो मिट्रल की रिगर्जिटेशन हो रही है और स्टेनोसिस हुई है, जो लेफ्ट एट्रियम का साइज इंक्रीज हुआ है, उसमें थ्रोम्बोस बने हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम मिट्रल वल्वोप्लास्टी करेंगे। ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज वल्वोप्लास्टी। जो वल्वोप्लास्टी होती है क्लोज भी होती है और ओपन भी होती है। इसको परफॉर्म करेंगे तो जो मिट्रल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट इज वाल्व रिप्लेसमेंट। वाल्व रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे, जो मिट्रल वॉल की नैरोइंग हुई है वहाँ पर हम आर्टिफिशियली वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। वाल्व मिट्रल वाल्व प्रोथेसिस एंड एओर्टिक वाल्व प्रोथेसिस। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। आज मैंने पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया है। पार्ट 2 में इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और इट्स मैनेजमेंट। इफ़ एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई टॉपिक देन आस्क मी इन कमेंट सेशन। थैंक यू सो मच।